नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों में वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस खबरों का और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते कि सीएम योगी का हरियाणा में चुनावी रैली देखने को मिला और इसी रैली के दौरान जींद और सोनीपत में योगी आदित्यनाथ की ओर से जहां चुनावी कैंपेन किया गया तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान जमकर निशाना साधा कांग्रेस पर। कांग्रेस किसानों का कभी भी खुश नहीं कर सकती है और साथ ही किसान जहां एक और लगातार उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन किसानों की खुशी का किसी प्रकार से कोई ताल्लुक नहीं है कांग्रेस की ओर से, यानी कांग्रेस खुश नहीं देखना चाहती किसानों को, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। मोदी ने आतंकवाद के ताबूत में कील ठोकी है, विदेश में भारत को कोसते हैं राहुल गांधी, तो बड़ी बातें और साथ ही ये बड़ा हमला योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया। जींद के नरवाना में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां हरियाणा पहुंचे तो यहां पर दहाड़ते हुए नजर आए, यानी कि कांग्रेस को जहां एक और जमकर वो उन्होंने घेरा है, उन पर हमला किया। साथ ही साथ इस दौरान कई बड़े आरोप भी कांग्रेस को लेकर के लगाए और साथ ही कई सवाल खड़े किए गए। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ना तो किसानों को खुश कर सकती है और ना ही व्यापारियों का भला कर सकती है। वो पूछना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा सकती थी? मोदी ने आतंकवाद की ताबूत में कील ठोकी है। अब जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं वो उसी प्रकार की हैं जैसे दीपक बुझते समय ज्यादा टिमटिमाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यह भी कहा गया कि बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण बेदी के लिए चुनाव प्रचार के लिए वो जींद पहुंचे हैं और लोगों से उन्होंने अपील की कि वो बीजेपी के समर्थन में वोट दें। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोनीपत में चुनावी रैली के दौरान भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन लोगों के एजेंडे में कोई भी वर्ग नहीं है, इनका एजेंडा है कि किस तरीके से लोगों को बांटने का काम किया जा सकता है, यानी बांटो और राज करो का एजेंडा कांग्रेस चलाती है। कांग्रेस के राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं वहां वहां दूसरे प्रदेश को कोसते हैं और इटली जाकर भारत को कोसते हैं। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा गहलोत के समर्थन में रैली का आयोजन यहां करवाया था और इसी रैली में संबोधित करते हुए दिखाई दिए योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली में ये बड़ी बातें सामने आई हैं। मैं कह रहा हूं, ये कांग्रेस हो या इन लोग, ये जितने भी दल हैं, ये अपने परिवारवाद में इतने मस्त हैं। ये कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, कभी प्रभु राम का अपमान करते हैं, प्रभु श्री कृष्ण का अपमान करते हैं, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करते हैं और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सुरक्षा इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। जब भी इन्हें सत्ता प्राप्त हुई, अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार, जब भी इनको सत्ता प्राप्त होती है, सुरक्षा पर सेंध लगाना, दंगा कराना, यही इनका कार्य रहा है। आज हरियाणा परिवारवाद का नहीं, भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि भारत के विकास का एक केंद्र बिंदु बनकर के उभरा है, तेजी के साथ उभरा है। यहां का एक नौजवान भारत की सेना का जवान भारत की सेना पर शहीद हुआ था। यह हरियाणा के बहादुर जवानों का शौर्य और पराक्रम है जो देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर होकर के कार्य करते हैं। लेकिन कांग्रेस के समय में देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। कभी पाकिस्तान, कभी चीन भारत के अंदर घुसता था, भारत की जमीनों पर कब्जा करता था। लेकिन आज चीन और पाकिस्तान भारत के अंदर घुसने का दुस्साहस नहीं कर सकता। आज उसे मालूम है कि घुसेंगे तो पिटेंगे। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली से कई बड़ी बातें सामने आई है। कांग्रेस ने आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाने का काम किया है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। साथ ही राहुल गांधी इटली जाकर के भारत को कोसने का काम करते हैं, ये भी योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान निशाना साधने का काम किया।
साथ ही कांग्रेस के राज में देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। पाकिस्तान और चीन अब भारत में घुसने का नाम नहीं लेते। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से दुश्मन को खत्म करने का काम किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर भी बन चुका है और साथ ही बीजेपी की सरकार बनते ही सारे विवाद भी खत्म करवा दिए जाएंगे। ये भी योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है, जिस दौरान वो हरियाणा में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस देश को सुरक्षा नहीं दे सकती है, आतंकवाद नक्सलवाद से लड़ सकते हैं हम। हरियाणा में किसान, मजदूर, युवा, व्यापारी और महिलाओं का उत्थान अब तक किया गया है, यानी ये सिर्फ बीजेपी की सरकार के दौरान ही हुआ है। और इसी वजह से यहाँ योगी आदित्यनाथ ने अपील की कि बीजेपी को अगर एक बार फिर से हरियाणा की जनता का समर्थन मिलता है तो बचे हुए काम जो विकास के अभी अधूरे रह गए हैं उन कामों को भी पूरा किया जा सकेगा। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का यमुनानगर का दौरा बताया गया। मनोहर लाल ने यमुनानगर में चुनावी कैंपेन किया। मनोहर लाल ने भूपेंद्र हुड्डा पर इस दौरान जमकर निशाना भी साधा। पिता और पुत्र करते हैं कुर्सी की लड़ाई। गोपाल कांडा को बीजेपी का पूरा सहयोग है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आज हरियाणा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एक चुनावी कैंपेन में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो इलेक्ट्रॉनिक ताले हैं उनका पासवर्ड भी उन्हीं के पास है और जिन्हें वो अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं उसी का पासवर्ड खोलकर उसे पार्टी में शामिल कर लेते हैं। हालांकि शैलजा पर भी रणनीति तैयार की जा रही है और बहुत जल्द इसका पासवर्ड भी खुल सकता है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा पर तंज कसते हुए मनोहर लाल ने यह भी कहा है कि पिता और पुत्र कुर्सी की लड़ाई करते हैं, दोनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वहीं गोपाल कांडा को लेकर के मनोहर लाल की ओर से कहा गया कि गोपाल कांडा को बीजेपी का पूरा सहयोग है और आगे भी रहेगा। कि इन्होंने जो इस बार का भगदा मजाक जो किया कि मनोहर लाल खट्टर ने जब से इस्तीफा दिया है ये बार बार कांग्रेस के दरवाजे खटखटा रहे हैं, हमने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। मेरा कहना है जो बंद दरवाजे हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक ताला है उस ताले का पासवर्ड वो हमारे पास है। हम तो उस पासवर्ड के माध्यम से ताला खोल करके जिनको लाना होता ले आते हैं, जिनको नहीं लाना होता उसको वहीं बंद कर देते हैं। क्योंकि कांडा हमारा समर्थक है और कांडा को जिताना है, ये बात हमने तय की है बैठ कर। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का केजरीवाल पर भी तंज देखने को मिला है। दरअसल उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी घेरा। आम आदमी पार्टी से समर्थन लेने का कोई भी अगर कोई नहीं खाएगा धोखा तो आम आदमी पार्टी से समर्थन लेने का कोई धोखा नहीं खाएगा, ये उनकी ओर से कहा गया है। यानी कि केजरीवाल को जहां घेरा तो पूरी आम आदमी पार्टी पर भी वो निशाना साधते हुए नजर आए। कांग्रेस में कला पर भी बयान दिया गया, रणनीति की बातें अभी अंदर ही रहने दो, ये उनकी ओर से कहा गया। कुरुक्षेत्र के लाडवा उपमंडल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अरविंद केजरीवाल पर जहां तंज कसा और तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी से समर्थन के सवाल पर मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार बनाने के लिए उनके यानी कि आम आदमी पार्टी समर्थन लेने का धोखा कोई नहीं खाएगा। उन्होंने कहा दो स्टेटमेंट किया है। एक तो उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो अपने घर भरेंगे, घर भरेंगे, हम अपने घर भरेंगे। और दूसरा पत्रकार ने पूछा कि आपके 10 साल में ऐसा आरोप लगता है कि घपले बहुत हुए हैं। उन्होंने क्या कहा, फिर रिश्तेदार घर भरेंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि घपले तो करने पड़ते हैं, घपलों के बिना सरकार थोड़ी करती है। मैं नहीं बोल रहा, उनकी वीडियो चल रही है। तो रोहतक में सीएम नायब सिंह सैनी का चुनावी कैंपेन रहा। सीएम नायब सिंह सैनी ने भूपेंद्र हुड्डा पर इस दौरान तंज कसा। आयुष्मान कार्ड के तहत कर सकते हैं इलाज, कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को किसी कीमत पर पूरा नहीं करती है, बीजेपी अपने घोषणा पत्र को करती है पूरा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक में इस दौरान मौजूद थे जिस वक्त उन्होंने ये तमाम बड़ी बातें कही, जहां उन्होंने रोहतक के गोहाना अड्डे पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उनकी ओर से यह कहा गया कि कांग्रेस झूठ का पुलिंदा हो चुकी है,
कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जो भी घोषणाएं की हैं उनको कभी भी पूरा नहीं किया गया है। हिमाचल और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्रों को लागू नहीं किया, जबकि बीजेपी ने घोषणा पत्र में जो घोषणाएं अब तक की हैं उनको पूरा करने का काम किया है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा पर तंज कसते हुए नायब सिंह सैनी ने ये कहा है कि सभी 70 साल से ऊपर के लोगों को 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड के तहत मुफ्त इलाज मिलता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपना इलाज करा सकते हैं। उनका भी इलाज कराएंगे। अरे आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आने देंगे। यह जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी और हमारी है। हम अगर आपको कोई दिक्कत आती है अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड 70 साल के ऊपर बुजुर्गों का हमने बना करके देने का निर्णय किया है। तो वहीं देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी दलों ने कमर कस ली है और सभी दलों के शीर्ष नेता हरियाणा के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने के लिए यहां पहुंच भी रहे हैं और जीत का दम भर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ हरियाणा के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह सैनी ने यह कहा कि 26 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के सभी कार्यकर्ताओं को नमो ऐप पर संबोधित करने वाले हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में नमो ऐप पर लोग जुड़े और लोग अगर जुड़ते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को जरूर सुनें। को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को नमो ऐप के ऊपर संबोधित करने वाले हैं। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नमो ऐप के ऊपर जुड़ करके मैं आम हरियाणा के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप सब नमो ऐप के ऊपर जुड़ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को सुने, ताकि हमारे हरियाणा को एक और नई ऊर्जा और डबल इंजन की सरकार जो मिल करके हरियाणा को एक तीव्र गति से विकास की ओर ले जाने का कार्य करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नमो ऐप के ऊपर जुड़ करके हम उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें। तो हरियाणा के सिरसा में कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया का अनाज मंडी में जोरदार स्वागत किया गया। सिरसा विधानसभा में लगातार प्रचार प्रसार जारी है और गोकुल सेतिया का लोगों ने फूल माला पहना करके इस दौरान स्वागत किया। वहीं 23 सितंबर को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया के हित में जनसभा भी की थी और लोगों से वोट की अपील की। गोकुल सेतिया का ये कहना है कि गांव के लोगों को खेती के लिए पानी और बीज की जरूरत है और लंबे समय से ग्रामीण इस समस्या से परेशान है, लेकिन जब उनकी सरकार आएगी सत्ता में तो फिर लोगों की समस्याओं को सुना भी जाएगा और इसका निपटारा भी किया जाएगा। चल रहा है जी चुनाव प्रचार और रिस्पांस तो लोग वेट कर रहे थे 5 साल कि कब चुनाव आए और जो मुसीबतें जो दिक्कतें 5 साल से लोगों को झेलनी पड़ रही थी उससे निजात मिले। तो अब समा आ गया है, लोगों में बड़ा उत्साह है। समस्या तो समस्या ही समस्या है जी। जब यहाँ के नुमाइंदे यहाँ रहते ही नहीं, 5 साल उन्होंने अपने आप को सिरसा से दूर रखा, पता नहीं उनको यहाँ पे रहने का कोई उनका मन नहीं था। चुनाव जीतते सार उन्होंने धन्यवाद तक करना ज़रूरी नहीं समझा। तो मतलब एक बस भगवान भरोसे ही जो है वो यहाँ का सिस्टम चल रहा था 5 साल से। कोई देखने वाला नहीं था, कोई वली वारिस नहीं था इस एरिया का। समस्या जी एक तो बीज की समस्या और दूसरी नहरी पानी की समस्या, कहीं खाड़ों की कहीं मोगों की समस्या। इस तरह की समस्या कोई ना कोई मतलब डेली सुनने को मिलती है। डेवलपमेंट भी नहीं है, कोई सड़कें नहीं है, कोई पीने का पानी नहीं है, ना कोई बच्चों के लिए शिक्षा, ना कोई स्कूलों में टीचर। तो बुरा हाल है जी हर जगह। हुड्डा साहब कल आ रहे हैं जी, शाम का प्रोग्राम है शहीद भगत सिंह चौक पे। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के हरियाणा पुलिस इस वक्त एक्टिव मोड पर काम कर रही है। पुलिस लगातार गाड़ियों की चेकिंग भी कर रही है और प्रतिबंधित सामान जब्त भी कर रही है। तो इसी कड़ी में सिरसा पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और चेकिंग अभियान के दौरान
33.50 लाख की नकदी भी जब्त की गई। बता दें कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अलग अलग स्थानों से 9 लोगों के कब्जे से कुल 33,50,000 की नकदी को जब्त किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को नकदी सौंप दी है। आपको बता दें कि जिन लोगों से ये नकदी बरामद की गई है वे लोग नकदी के संबंध में कोई भी पुख्ता सबूत अब तक पेश नहीं कर पाए हैं। तो फिलहाल ये पूरा मामला हम आपको सिरसा का बता रहे हैं। सिरसा में जब पुलिस यहां सघन चेकिंग अभियान चला रही थी, इसी चेकिंग अभियान के तहत 33,50,000 नकद के साथ में कुछ लोगों को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर लाखों का ये नकद लेकर ये कहां जा रहे थे और किसके जरिए पैसे दिए गए थे। पूरे देश भर में बीजेपी की सदस्यता अभियान का असर अब देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर के हिमाचल के शिमला में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता लोगों को बीजेपी में शामिल होने के लिए जागरूक कर रहे हैं और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। लोग ऑनलाइन माध्यम से भी अब बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। तो ऐसे में सदस्यता ग्रहण करने के लिए जहां एक और लोगों को उत्साहित किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो लोग एक एक करके इस सदस्यता अभियान के साथ जुड़ भी रहे हैं। शिमला में अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है और शिमला बीजेपी ने शहर में 25,000 से ज्यादा लोगों को अब तक जोड़ने का लक्ष्य जो तय किया है उसे धीरे धीरे वो साध भी रहे हैं। तो देश भर में देखिए बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है और इसकी शुरुआत आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही हुई थी और उन्होंने सबसे पहले सदस्यता ली और साथ ही साथ देश भर के लोगों से भी ये अपील की थी कि नेता जहां दोबारा अपने आप को सदस्य बनाएं तो वहीं आम जनता से भी ये गुजारिश करें लोगों को भी बीजेपी के सदस्यता अभियान के तहत में जोड़ा जाए। और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी ये भी भापना चाहती है कि इस वक्त देश में क्या बीजेपी की बयार उसी तरह बह रही है, वो लहर उसी तरह बरकरार है जो 2019 से 2014 के दौरान देखी गई थी। तो बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला दिल्ली आकर के कुछ बयान देते हैं और कश्मीर आकर कुछ और बयान देते हैं, उसी तरह से राहुल गांधी विदेश जाकर कुछ बयान देते हैं और घर में आकर अपने बयान से पलटने का काम करते हैं। सच्चाई यह है कि जब जब राहुल गांधी का विदेश का दौरा हुआ है तब तब उन्होंने भारत को नीचा दिखाने का काम किया। साफ दिखता है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे एक जैसे हैं। बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली आकर के ये कहा था कि बीजेपी के अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया क्योंकि ये मुस्लिम बहुल राज्य है। फारूक अब्दुल्ला जी दिल्ली में आके कुछ बयान देते थे, जम्मू कश्मीर में जाकर दूसरा बयान देते थे। इसी तरह से राहुल गांधी जी विदेश से बाहर जाकर दूसरा बयान देते हैं, घर में आकर फिर उस बयान से पलटने का काम करते हैं। सच्चाई ये है जब जब राहुल गांधी जी का विदेशी दौरा हुआ उन्होंने भारत को नीचा दिखाने का काम किया, देश का अपमान किया और इतना झूठ बोला है एक के बाद दूसरा। और मुझे समझ में नहीं आता कि एक के बाद दूसरी बार कोई व्यक्ति कैसे इतना झूठ बोल सकता है। और राहुल गांधी जी ने तो नए रिकॉर्ड बना दिए झूठ बोलने के और भारत के अपमान करने के। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने करनाल में एक रैली का आयोजन किया था। यहां वो शिरकत उन्होंने की। जातिगत जनगणना को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। बटोगे तो कटोगे, एक रहो नेक रहो का एक और नारा भी सीएम योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आए। साथ ही साथ लोगों को यह भी संदेश देने की कोशिश की किस तरीके से तमाम विपक्षी दलों की ओर से लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है और बांटो और राज करो की राजनीति ये कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल करते हैं, ये योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया। ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो, ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। और बाबरी ढांचा तो ध्वस्त हुआ,
गुलामी का ढांचा ध्वस्त हुआ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और मैं आपका यही आह्वान करने के लिए आया हूं, जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो जालंधर में हुए अमोनिया गैस लीक कांड में पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया है। वहीं मामले में नगर निगम, बिजली और प्रदूषण विभाग को भी नामजद किया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं इलाके में जहरीली गैस का प्रभाव अभी भी देखने को मिल रहा है। इलाके का पानी जहरीला हो चुका है। पुलिस प्रशासन ने लोगों को जहरीला पानी पीने से भी अपने आप को बचाने की कोशिश करने का यह अपील किया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अपने आप को उस पानी से दूर रखें ताकि आप सुरक्षित रह सके। इसी बीच नगर निगम प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई। नगर निगम की गाड़ी उसी दूषित पानी को सड़कों पर बहाते हुए चली गई। अगर इस पानी को कोई जानवर भी पी लेता है तो फिर उसकी भी जान जा सकती है या वो गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। आखिर नगर निगम प्रशासन की लापरवाही का जिम्मेदार कौन होगा? और साथ ही ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि नगर निगम इतनी बड़ी लापरवाही इस दौरान कैसे कर सकता है, जब ये अमोनिया गैस लीक कांड को लेकर जानकारी थी और ये भी पता था कि पानी जहरीला हो चुका है, दूषित हो चुका है। ऐसे में कई जानवर इस पानी को पी सकते हैं और उनकी भी जानें जा सकती हैं। तो गोल्डन टेम्पल परिसर में युवक ने खुद को गोली मारी। जज के गनमैन से पिस्टल छीन करके इस शख्स ने अपने आप को गोली मारी है। दरअसल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पंजाब के अमृतसर से ये मामला सामने आया, जहां गोल्डन टेम्पल परिसर में एक युवक ने खुद को गोली मार ली। घायल युवक को इलाज के लिए श्री गुरु नानक देव अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें कि युवक दर्शन करने आए जज के सिक्योरिटी में तैनात एएसआई की पिस्टल छीनकर आत्महत्या उसने करी। वहीं पुलिस युवक की आत्महत्या करने की कोशिश की जांच कर रही है। फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस शख्स ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और क्यों इस तरीके से उसने अपने आप को गोली मारी। गोली मारकर उसने अपनी जान दे दी। इस बंदे के ट्रीटमेंट लिए गुरु नानक हॉस्पिटल को भेजा गया। सर गोली कितने बजी ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ गोली जो मुरली को कोशिश मुताबिक वो सेट रखी है। ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ क्रिटिकल कंडीशन सी उन्हें गुरु नानक देव हॉस्पिटल को भेजा गया। ਅੱਛਾ ਕਿਹਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਕੋਲ ਕੇ ਸਿਰ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ वो सारा चीज वेरीफाई कर रहे हैं। ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਕੋਲ इस चीज बारे सारा वेरीफाई कर रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल ड्यूटी किसी कौन सी क्यों है। तो फिलहाल ये पूरी घटना अमृतसर की बताई जा रही है। गोल्डन टेम्पल के परिसर से ये मामला सामने आया था, जहां पर एएसआई के सिक्योरिटी से गन छीन करके इस शख्स ने अपने आप को मौत के घाट उतार दिया, यानी अपनी ही जान ले ली। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के हर एंगल से पुलिस भी जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से इस शख्स ने अपने आप को ही गोली मार ली। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।